जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBN क्लासेज में। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बाकी तैयारी चालू रखिए एकदम। आउटपुट ज़रूर बेहतरीन मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पिछली क्लास में हम लोगों ने संविधान सभा की आलोचना के बारे में पढ़ा था और एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था। और आज की जो क्लास है ये फैक्ट बेस्ड क्लास भी है और समझ पर आधारित क्लास भी है। अर्थात आज की जो क्लास है इसमें हमको फैक्ट और समझ दोनों का मिला जुला स्वरूप दिखाई देगा। यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि संविधान सभा के समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी थी और संविधान सभा ने उसका समाधान कैसे निकाला, और उसके बाद पढ़ेंगे कि क्या भारतीय संविधान उधारों का थैला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार किया जाता रहा है भारतीय संविधान को लेकर। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ें हमने ग्रहण किया है। तो ये संविधान के स्रोत वाला जो पोर्शन है ये प्री एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी थी। तो देखिए, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान सभा ने जब संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया तो संविधान सभा के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां आईं। उनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी तो उसके बारे में आप लोगों को जानना। ये जो चुनौतियों वाला पोर्शन है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, संविधान सभा के गठन के पश्चात जब संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया तो उस टाइम भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा इत्यादि पार्टियां थीं, अर्थात दल थे। और इनके साथ ही साथ भारत में बहुत सारी विचारधाराओं को मानने वाले लोग थे, जैसे समाजवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा। तो विभिन्न विचारधाराओं के मानने वाले लोग भारत में थे और संविधान सभा में भी थे। तो जब भी कोई प्रावधान लाया जाता था तो उस पर गतिरोध उत्पन्न होता था। जो पूंजीवादी विचारधारा के लोग थे या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी जो लोग थे तो वो कुछ और प्रावधान रखते थे, मुस्लिम लीग कुछ और प्रावधान रखती थी, और अन्य दल अपना अपना प्रावधान, क्योंकि जो भी दल जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके मन में ध्यान जरूर रहता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान निश्चित ही संविधान में लाएं जिससे कि उस दल को लाभ प्रदान हो सके। तो मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, निर्दलीय, अन्य बहुत सारी पार्टियां थी भारत में उस टाइम में, और बहुत सारे मत को, विचारधाराओं को भी मानने वाले लोग थे। कुछ लोग पूंजीवादी विचारधारा को मानते थे, कुछ लोग समाजवादी विचारधारा को मानते थे, कुछ लोग गांधीवादी विचारधारा को मानते थे। तो विभिन्न दल भी थे और भिन्न भिन्न विचारधाराएं भी थी। तो विभिन्न दलों और भिन्न भिन्न विचारधाराओं के मध्य समन्वय स्थापित करना संविधान सभा के लिए कठिन चुनौती थी या कठिन समस्या थी। तो एक चुनौती तो ये हो गई।
इसके बाद क्या हुआ, तो अगर इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे तो भिन्न भिन्न विचारधाराओं से संबंधित, इसी को आधार मान के आप एक पॉइंट बना के उसको एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि 1945 से और 1991 तक पूरे विश्व में शीत युद्ध शुरू हो गया, कोल्ड वार। शीत युद्ध क्या होता है इसके बारे में हिस्ट्री में हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे एकदम। यहां पे जब ये शीत युद्ध प्रारंभ हुआ तो यहां से दो विचारधाराओं का जन्म हुआ। एक था पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान और दूसरा था समाजवादी आर्थिक प्रतिमान। पूंजीवादी में यूएसए नेतृत्व कर रहा था और समाजवादी विचारधारा या समाजवादी मॉडल या समाजवादी प्रतिमान का जो नेतृत्व है वो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस के द्वारा किया जा रहा था। पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान अपनाया जाए कि समाजवादी आर्थिक प्रतिमान अपनाया जाए, कौन सा प्रतिमान अपनाया जाए, इस बात को लेके भी संविधान सभा के समक्ष कठिन चुनौती थी, क्योंकि पूंजीवादी विचारधारा अगर अपनाया जाता तो तीव्र आर्थिक विकास को वरीयता दी जाती और यहां पे अगर समाजवादी विचारधारा को अपनाया जाता तो नियमित आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाता। यहां पे भारत की जो संविधान सभा थी उसके समक्ष चुनौतियां थी कि कौन से प्रतिमान को अपनाया जाए, कौन से मॉडल को अपनाया जाए। तो भारत ने मिश्रित प्रतिमान जो था, इन दोनों का जो मिला जुला स्वरूप था उसी को अपनाया। तो एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद यहां पे हम देखेंगे कि भारत का विभाजन हो गया था। और भारत का विभाजन जब हुआ था तो पाकिस्तान और भारत दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ। जब दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ तो यहां पे सांप्रदायिक तनाव चल रहा था देश में, क्योंकि जब संविधान का निर्माण हो रहा है उसी टाइम भारत का विभाजन भी हुआ है। और विभाजन होने के बाद एक तरफ पाकिस्तान है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रूप में है और एक तरफ भारत है जो हिंदू बहुल क्षेत्र के रूप में है। और भारत की जो संविधान सभा है वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर प्रावधानों को ला रही है, जबकि जो पाकिस्तान के संविधान में प्रावधान किए जा रहे हैं वो धर्म के आधार पर किए जा रहे हैं। तो यहां पे विभाजन के समय जो सांप्रदायिक हिंसा थी वो पूरे देश में भड़क रही थी और पूरा देश सांप्रदायिकता के आग में जल रहा था। तो इस टाइम विभाजन के कारण भी संविधान सभा के समक्ष प्रमुख चुनौती थी कि आखिर हम किस बेसिस पे सारी चीजों को संतुलित करें। और यहां पे जो भारत था इसमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, तो भारत में जो मुस्लिम रहने वाले थे उनके मन में यह भी संदेह था या वे भी आशंकाग्रस्त थे कि क्या भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जो हम लोगों को भी प्रमुख हितधारक की श्रेणी में रखे। ये भी संविधान सभा के समक्ष एक प्रमुख चुनौती थी। लेकिन प्रावधानों को बनाते टाइम भारतीय संविधान सभा ने इसको ध्यान में रखा
कि किसी के साथ अन्याय न हो। और उसके साथ ही साथ संविधान में ऐसे प्रावधान भी किए गए कि आगे सांप्रदायिक हिंसा की पुनरावृत्ति न हो। अर्थात संविधान सभा के समक्ष ये भी प्रमुख चुनौती थी कि हम ऐसा प्रावधान लाए ताकि दोबारा सांप्रदायिक हिंसा देश में न हो। तो ये चीज हो गई। उसके बाद इन सारे पॉइंट जो हैं, जैसे ये शीत युद्ध वाला पॉइंट हो गया, ये भिन्न भिन्न विचारधारा वाला विभाजन वाला जो पॉइंट हो गया, इन सारी पॉइंट्स को लेके आप चाहेंगे तो एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं भारतीय संविधान सभा के समक्ष चुनौतियों के तहत पॉइंट में। उसके बाद एक चीज और देखने को मिलती है कि जब भारत आजाद हुआ तो 550 से प्लस देशी रियासतें थी और जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया था या उससे पहले भी जो भी प्लान लाए गए थे, तो उसमें देशी रियासतों को ये छूट दे रखी थी कि आप चाहे तो भारतीय संघ को स्वीकार करें, चाहे तो न करें, चाहे तो आप स्वतंत्र अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं। इस हालात में संविधान सभा के समक्ष देशी रियासतों के एकीकरण की भी समस्या थी। अर्थात देशी रियासतों से संबंधित जो एकीकरण था वो भी संविधान सभा के समक्ष एक प्रमुख चुनौती के रूप में था, क्योंकि संविधान सभा को एक ऐसा संविधान बनाना था जो सारे लोगों के हितों की रक्षा करता हो, और इस चीज को संविधान सभा ने बखूबी ध्यान रखा। उसके बाद एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग कि पूरे देश में अर्थात पूरे विश्व में कहीं संसदीय शासन प्रणाली चल रही थी, कहीं अध्यक्षीय शासन प्रणाली चल रही थी। तो हमारे संविधान के सभा के समक्ष यह भी एक प्रमुख चुनौती थी कि हम संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाएं कि हम अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को अपनाएं। और अंत में भारतीय संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। तो ये संविधान सभा के समक्ष जो कुछ प्रमुख चुनौतियां थीं, चुनौतियां तो बहुत थीं। चुनौतियों में अगर जाएंगे तो भारत विभिन्नताओं का देश है और भारत में आर्थिक समानता भी नहीं थी उस टाइम। अगर सच्चाई देखी जाए तो आज भी भारत में आर्थिक समानता नहीं है अभी। तो उस टाइम बहुत गरीब मजदूर तबका था, अशिक्षित लोग थे। उनके हितों का ध्यान कैसे रखा जाए, कौन से ऐसे प्रावधान किए जाए ताकि गरीब तबका जो है, जो समाज से पिछड़े लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उन सबका भी ध्यान रखा जा सके। यह भी संविधान सभा के समक्ष एक प्रमुख चुनौती थी। और इन चुनौतियों का संविधान सभा द्वारा समाधान कैसे निकाला गया? तो जो संविधान सभा की कार्यप्रणाली थी वो दो तरीकों पे आधारित थी। एक तो संविधान सभा सर्वसम्मति से निर्णय लेती थी और दूसरा संविधान सभा विरोधी मतों से समन्वय स्थापित करती थी। अर्थात कोई भी गतिरोध उत्पन्न होता था तो उसमें सारे सदस्यों की अनुमति ली जाती थी, बीच का रास्ता निकाला जाता था। अगर दो विरोधी मत हैं तो उसमें कौन सा परफेक्ट होगा, इस मत को लाया जाए। इन सारी चीज़ों के आधार पे संविधान सभा ने जो भी उसके सामने चुनौतियां थीं
उन सबको हटाया अर्थात समाप्त किया और एक खूबसूरत सा संविधान भारत के लिए तैयार किया। तो ये हो गया संविधान सभा के समक्ष चुनौतियां एवं समाधान। अगर समाधान में लिखने को आएगा तो आप बोलेंगे कि संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली थी उसी के तहत संविधान सभा ने अपने समक्ष चुनौतियों का सॉल्यूशन निकाला। और कार्य प्रणाली जो संविधान सभा की थी वो दो तरीकों से थी, दो तरीकों पर आधारित थी। पहला था सर्वसम्मति से निर्णय लेना और दूसरा था विरोधी मतों के साथ समन्वय। इन दो तरीकों पर कार्य करके संविधान सभा ने सारी चुनौतियों को हटाया अपने रास्ते से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्या भारतीय संविधान उधारों का थैला है। तो इसका डिस्कस करने से पहले हम भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं अर्थात भारत में जो भी चीजें ली गई हैं, प्रमुख चीजें वो कहां से ली गई हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे जो टॉपिक होगा वो होगा भारतीय संविधान के स्रोत। और जब ये भारतीय संविधान के स्रोत हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या सच में भारतीय संविधान उधारों का थैला है कि ये भारतीय संविधान के बारे में एक मिथ्या मात्र है। तो यहां पे भारतीय संविधान के अगर स्रोतों की बात की जाएगी तो पहला स्रोत है देशी या आंतरिक और दूसरा स्रोत है विदेशी। तो अगर देशी स्रोत के बारे में बात की जाती है तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है इसमें से लगभग में 250 आर्टिकल लिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में। अर्थात 395 जो अनुच्छेद हैं हमारे भारतीय संविधान में उसमें से लगभग में 250 आर्टिकल कहां से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना अर्थात संघीय व्यवस्था या एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, ये सारे कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आते हैं। यही वजह है कि इतने सारे प्रावधान जब 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं भारत शासन के, तो आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 का संशोधन मात्र है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमने जरूर लिया है भारत के संविधान में 250 से अधिक आर्टिकल भारत शासन अधिनियम 1935 से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेम ऐसे ही हमने ले लिया है। उसमें समय के साथ हमने चेंजेस किए हैं, परिवर्तन किए हैं। हमारे देश हित में, हमारे देश के लोगों के हित में जो चीज़ है उसको ध्यान में रख के हमने उसमें संशोधन किए हैं, परिवर्तन किया है, तब उसको हम लोगों ने ग्रहण किया है। तो अगर देशी स्रोत की बात हो गई, आंतरिक स्रोत की बात हो गई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 हो गया। उसके बाद अगर विदेशी स्रोत की बात की जाएगी तो यहाँ पे पहला हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया। मतलब कुछ देशों से प्रमुख प्रमुख संविधान में लिए गए हैं स्रोत, क्या क्या लिया गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला लिया गया ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था। पूरा लिखिएगा आप लोग, संसदीय शासन व्यवस्था। उसके बाद लिया गया जो द्विसदनीय विधायिका होती है, द्विसदनीय व्यवस्था।
ये भी लिया गया। जैसे भारत के संसद में 2 सदन होते हैं, पहला होता है आपका लोकसभा, राज्यसभा, 2 सदन होते हैं संसद में। तो ये जो व्यवस्था ली गई है वो ब्रिटेन से ही ली गई है। उसके बाद विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद एकल नागरिकता, इसके बाद एकीकृत न्याय प्रणाली, एकीकृत न्याय प्रणाली अर्थात क्या हो गया? जैसे सुप्रीम कोर्ट है भारत में, एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, तो वो भी विचार कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद जो विधायिका के सदस्य हैं, विधायिका के जो सदस्य हैं उनका जो विशेषाधिकार है, ये भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से ही लिया गया है। उसके बाद अगर कोई ज्यादा मत पाता है तो उसको जीत घोषित की जाती है, उसको विजयी घोषित किया जाता है। ये भी जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और एक प्रावधान इसमें और लिया गया है कि जैसे आप लोग देखते हैं कि अगर रियल में देखा जाए तो भारत में जो सर्वाधिक शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के पास है, अर्थात जो केंद्र की मंत्रिपरिषद है उसके पास है। लेकिन अगर लिखित रूप में देखा जाए तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, पूरे देश का जो प्रमुख होता है, सर्वोच्च होता है, वो राष्ट्रपति होता है। तो औपचारिक रूप में जो शक्तियों की प्रधानता है वो राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन वास्तविक रूप में जो शक्तियों की प्रधानता है वो पीएम के पास। तो ये भी प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से ही लिया गया है। औपचारिक प्रमुख, औपचारिक प्रधान प्रेसिडेंट और वास्तविक प्रधान पीएम अर्थात मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, अर्थात पीएम। ये प्रावधान भी। उसके बाद जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75(3) में ये लिखा गया है। ये भी जो प्रावधान होता है तो वो भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। तो यहां पे संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, एकीकृत न्याय प्रणाली, विधायिका के सदस्यों का जो विशेषाधिकार होता है, सर्वाधिक अगर मत कोई पाता है तो उसे विजयी घोषित किया जाता है। उसके बाद औपचारिक प्रधान, वास्तविक प्रधान, उसके बाद मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और विधि निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो ये हो गया ब्रिटेन का संविधान। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं।
क्योंकि अमेरिका के संविधान से भी बहुत सारी चीजें ली गई हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो यूएसए के संविधान से तो पहला लिया गया था प्रस्तावना का जो विचार था, प्रस्तावना का विचार वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। उसके बाद जो मौल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो ये फंडामेंटल राइट्स है इसको अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, अर्थात न्यायपालिका सर्वोच्च होगी और स्वतंत्र होगी, ये भी विचार अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का जो पद होता है ये भी अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद जनहित याचिका, इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी चीज कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। उसके बाद वित्तीय आपात का भी जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है। देखिए, आपात उपबंध जो लिए गए हैं वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन यहां पे अगर पर्सनली वित्तीय आपात की बात की जाएगी तो ये कहां से प्रेरित विचार है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित विचार है। और इसके बाद एक चीज और है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको जो हटाए जाने का प्रावधान है वो वहीं के संविधान से लिया गया है। कहां से? अमेरिका के। तो अगर अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं ये बात की जाएगी तो प्रस्तावना का जो विचार था वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौल अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका का जो विचार लिया गया वो अमेरिका के संविधान से। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुडिशियल रिव्यू की जाती है, उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और वित्तीय आपात और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाए जाने का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसके बाद आयरलैंड, तो आयरलैंड से दो चीजें ली गई हैं महत्वपूर्ण रूप में, डीपीएसपी, ठीक है, और इसके बाद राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है और इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति। जो भारतीय संविधान में हम लोग देखते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 36 से 51 में, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। उसके बाद राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है अर्थात साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों से जो 12 राज्यसभा के सांसदों को चुना जाता है भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, ये विचार भी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और जो निर्वाचक मंडल होता है उसके बारे में भी जो विचार लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद
अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से पहला लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। ठीक है। उसके बाद समवर्ती सूची, इसके बाद प्रस्तावना की भाषा हो गया, समवर्ती सूची हो गई, शक्तियों का विभाजन, और इसके बाद संयुक्त बैठक। ये जो सारे चीजें हैं, और इसके बाद एक चीज और है इसमें, केंद्र राज्य संबंध। तो देखिए, प्रस्तावना का जो विचार था वो यूएसए के संविधान से लिया गया था, लेकिन यहाँ पे जो प्रस्तावना की भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके साथ ही साथ जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो समवर्ती सूची है, इसका जो विचार लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। उसके बाद जो केंद्र और राज्य के मध्य संबंध हैं, इसका भी विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद शक्तियों का जो विभाजन है कि केंद्र के पास कौन सी शक्ति रहेगी, राज्य के पास कौन सी शक्ति रहेगी, इन सारी चीज़ों को ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई ऐसा मुद्दा होता है जिस पे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलानी होती है, आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक की घोषणा की जाती है, लेकिन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल में, लेकिन जो संयुक्त बैठक का कॉन्सेप्ट है वो भी ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रमुख चीजें जो ली गई हैं। इसके बाद हम आते हैं कि कनाडा के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं। तो पहला, संघीय व्यवस्था। उसके बाद मजबूत केंद्र। इसके बाद अवशिष्ट शक्तियां। इसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति। ये जो सारी चीजें हैं वो कनाडा के संविधान से ली गई हैं। देखिए, अखिल भारतीय संघ के निर्माण की जो बात की गई थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 में ही की गई थी, लेकिन वहां पे संघ का निर्माण नहीं हो सका था। तो वहां से अगर निर्माण की बात की जाए तो इसी एक्ट में प्रावधान किया गया था, लेकिन जब संघीय व्यवस्था ली गई कि हम लोग कहां से, किस देश का संघीय व्यवस्था का अनुकरण करें, तो यहाँ पे हम लोग कनाडा का जो संविधान है उसमें जो संघीय व्यवस्था का वर्णन है उस विचारधारा को हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग ढाल के ग्रहण किया। यहां पे क्या है कि जो भारत की संघीय व्यवस्था है ये ना तो पूर्णतया संघ है और ना ही पूर्णतया एकात्मक है। अर्थात भारत में जो संघीय व्यवस्था है, कहने को तो संघीय व्यवस्था है, लेकिन अर्ध संघात्मक वास्तविक स्वरूप है। अगर लिखित रूप में देखा जाए तो जो भारत का संविधान है वो संघीय संविधान के अंतर्गत आता है, लेकिन वास्तविक रूप में अगर शक्तियों के अकॉर्डिंग
इसका अध्ययन किया जाता है तो पता चलता है कि जो भारत का संविधान है वो अर्ध संघात्मक विशेषता को लिए बैठा है। इसके बाद मजबूत केंद्र, अर्थात केंद्र मजबूत होगा। भले शक्तियां केंद्र और राज्यों में वितरित रहती हैं, लेकिन पूर्णतः अगर देखा जाए तो केंद्र मजबूत होता है। यह कॉन्सेप्ट भी कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से। इसके साथ ही साथ अवशिष्ट शक्तियां, ऐसी शक्तियां जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से बाहर हैं, उनको अवशिष्ट शक्तियों में रखा गया है और इस पे विधि बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र को दिया गया है। और ये अवशिष्ट शक्तियों का भी जो प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। और राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति है इसका भी विचार कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के ही संविधान से लिया गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जापान के संविधान से कौन सी चीजें ली गई हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आर्टिकल 21 में इसका वर्णन है, रूल बाय लॉ। देखिए, अगर विधि के शासन की बात की जाएगी तो वो रूल ऑफ लॉ, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लेकिन विधि द्वारा स्थापित अगर प्रक्रिया की बात की जाएगी तो ये जापान के संविधान से लिया गया है, रूल बाय लॉ। अब रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में क्या अंतर होता है? जब मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे हम आप लोगों को तो वहां पे इन दोनों चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। यहां पे जानने के उद्देश्य से सिर्फ इतना ही कि जापान द्वारा जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? तो जापान से ली गई है। इसके बाद साउथ अफ्रीका, यहां से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। ये दोनों चीजें, जैसे आयरलैंड का संविधान हम पढ़ा रहे थे तो इसमें बताया कि 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, लेकिन यहां पे जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को हम लोग फॉलो करते हैं ये भी दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए सोवियत संघ रूस से, तो यहां से फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मूल कर्तव्य लिया गया है। और जो प्रस्तावना में न्याय की भावना दिखाई देती है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, जो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, उस अगर न्याय को देखा जाए तो वो भी रूस के ही संविधान अर्थात सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श है वो भी कहां से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये जब संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम ये हमारे संविधान का भाग नहीं था। फिर 1976 में जो संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनको जोड़ा गया था। उसके बाद हमने पढ़ लिया ब्रिटेन का, उसके बाद यूएसए का, आयरलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, जापान का, साउथ अफ्रीका का, सोवियत संघ रूस का। यहां पे फिर हम देखेंगे कि फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। ये सारी चीजें आप लोग नोट करते रहेंगे। तो गणतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली,
और उसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना हमारे प्रस्तावना में दिखाई देती है, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर कहीं से लिए गए हैं तो वो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, देखिए हम बताए थे कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। तो यहाँ पे जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली भारत के संविधान में ली गई है, और वो कहाँ से ली गई है, तो फ्रांस के संविधान से ली गई है। उसके बाद स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व का कॉन्सेप्ट है वो भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और इसके साथ ही साथ जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, तो आप देखेंगे कि जो आपात उपबंध हैं वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। अर्थात आपात उपबंध, हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंधों का जिक्र किया गया है। 356, 352, 356 और 360 में 3 प्रकार के आपात का वर्णन किया गया है, जिसमें से वित्तीय आपात के बारे में मैंने बताया था कि यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन जो आपात, यहाँ पे सॉरी हम जर्मनी लिखना था, जर्मनी, जो आपात उपबंध की विचार कहीं से या विचारधारा ग्रहण की गई है तो वो जर्मनी के संविधान से की गई है। तो ये तो हो गया भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं इनके बारे में, कि किस संविधान में, जो भारत का संविधान है, इसमें कौन सी चीजें कहां से ग्रहण की गई है। तो हमने बताया कि ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, एकीकृत न्याय प्रणाली, पीएम वास्तविक प्रमुख, विधायिका के सदस्यों का विशेषाधिकार, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया कि यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो बताया कि प्रस्तावना का जो विचार है, मौलिक अधिकार है, उपराष्ट्रपति का पद है, वित्तीय आपात है, जनहित याचिका है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, न्यायिक पुनरावलोकन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये सारी चीज़ों को हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। उसके बाद आयरलैंड के संविधान में मैंने बताया कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो, उसके बाद जो राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल और पद्धति होती है, ये चीज़ें, और 12 सदस्यों का जो राज्यसभा में मनोनयन होता है, ये सारी चीज़ें आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। उसके बाद मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, शक्तियों का विभाजन, केंद्र राज्य संबंध और संयुक्त बैठक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। इसके बाद मैंने कनाडा के संविधान की तरफ रुख किया और वहाँ पे बताया कि संघीय शासन व्यवस्था, मजबूत केंद्र, राज्यों में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियां, ये सारी चीज़ें कनाडा के संविधान से ली गई हैं। उसके बाद जापान के संविधान में जब हम एंट्री किए तो बताया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, रूल बाय लॉ को आर्टिकल 21 में जिसका वर्णन मिलता है, जापान के संविधान से लिया गया। उसके बाद मैंने बताया कि संविधान संशोधन और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों चीज़ें साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई। उसके बाद सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श हैं उनको शामिल किया गया। उसके बाद फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का कॉन्सेप्ट लिया गया। उसके बाद मैंने अंत में बताया कि आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इन्हीं चीज़ों को आधार मानकर संविधान सभा की आलोचना करने वाले ये बोलते हैं कि जो भारत का संविधान है वो उधारों का थैला है। उनको ये लगता है कि जो भारत का संविधान है वो अलग अलग देशों में जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उन्हीं को उठा लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं
कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, चाहे सामाजिक विभिन्नता हो, चाहे आर्थिक विभिन्नता हो। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए जो संविधान सभा थी हमारी, वो जहां से जो चीजें हमको अच्छी लगी हमने विचार जरूर वहां से लिया, लेकिन उसमें हमने परिवर्तन किए और अपने देश के लोगों के अकॉर्डिंग उसको बनाया, उसके बाद तो अपने संविधान में शामिल किया, ना कि हमने सेम हूबहू उठा के और अपने संविधान में कॉपी कर लिया। जैसे देखिए, जो अमेरिका में है उपराष्ट्रपति का पद, तो अगर मान लीजिए कि 5 साल का कार्यकाल है उपराष्ट्रपति का और 3 साल बाद मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति पद पे जो भी उम्मीदवार है वो इस्तीफा दे देता है, तो अब जो भी उपराष्ट्रपति की भूमिका में होगा वो अमेरिका के संविधान के अकॉर्डिंग वो 2 साल तक और उस पद को सुशोभित करेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, अगर कोई भी पद खाली होता है तो 6 माह के अंदर उस पर क्या किया जाता है, निर्वाचन कराया जाता है। तो हमने उपराष्ट्रपति का पद तो लिया है अमेरिका के संविधान से, लेकिन हूबहू वैसे ही ग्रहण नहीं किया है, हमने अपने अकॉर्डिंग चीजों को बनाया है, उसके बाद ग्रहण किया है। और सीधी सी बात यह है कि पूरे विश्व के जो भी लोग हैं उनकी कुछ कॉमन मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और उन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रख के किसी भी देश का संविधान बनाया जाता है। तो जब सारे लोगों के, विश्व के सारे लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं या जरूरतें या जो भी चीजें हैं वो लगभग में बराबर ही हैं, तो अगर हम किसी चीज का निर्माण करेंगे, वो चाहे कोई भी देश अपने संविधान का निर्माण कर रहा है, तो उसके संविधान में जो भी प्रावधान होंगे वो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत टैली तो करेंगे ही। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा भारतीय संविधान उधारों का थैला हो गया। तो इस बात को पूर्णतया असत्य माना जाता है, क्योंकि भारत का संविधान उधारों का थैला नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।